अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर हम वेरिएबल फोर्सेस की एग्जांपल देखें, वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक। दिस इज़ वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इस तरीके से वेरी होती है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल लिखूं, F इज़ इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ के मुताबिक माइनस के एक्स लगा देते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है अपॉन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जितनी स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज़्यादा होगी उतनी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। अगर फोर्स वेरिएबल हो, फिर वर्क को कैलकुलेट करने के लिए W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वेरिएबल फोर्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सपोज एक बॉडी यहाँ से मूव करते हैं। ये कोई इसका इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास कोई इसका फाइनल पॉइंट है। वो बॉडी ऐसे यहाँ से मूव करता है और यहाँ पहुँचता है। अगर फोर्स वेरिएबल है, मुसलसल वो फोर्स तब्दील हो रही है, तो फिर हम पूरे पाथ को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल इंटरवल्स सच दैट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच इंटरवल। तो हम क्या करते हैं, यूं करके छोटे छोटे ये पैचेस बनाते हैं। पूरे पाथ को हम स्मॉल इंटरवल्स में यूं डिवाइड करते हैं सच दैट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच इंटरवल। तो जो फर्स्ट पाथ है वो है डेल्टा D1। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो है F1 और जो एंगल बनेगा वो θ1। सेकंड पैच के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा D2। जो यहाँ पे फोर्स लगेगी वो F2। सच दैट हमने इतने छोटे इंटरवल्स बनाए हैं सच दैट फॉर ईच इंटरवल द वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो θ2। जो लास्ट इंटरवल है उसकी मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूँ, उसका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा DN। यहाँ पे जो फोर्स लगती है हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास Fm। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज़ इक्वल टू θn। अगर मैं लिखूँ कि फॉर डेल्टा D1 W1 इज़ इक्वल टू F1 डेल्टा D1 cos ऑफ θ1। सिमिलरली अगर हम डेल्टा D2 के लिए सेकंड इंटरवल के लिए लिखें, W2 इज़ इक्वल टू F2 डेल्टा D2 cos ऑफ θ2। ऐसे हम हर इंटरवल के लिए अलहदा अलहदा वर्क को कैलकुलेट करते जाएं। फॉर द nth इंटरवल क्या आ जाएगा, Wn इज़ इक्वल टू Fn डेल्टा DN cos θn। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फॉर डेल्टा D1 फॉर डेल्टा D2 एंड सो ऑन। सभी को ऐड करें और लास्ट पे क्या आ जाएगा, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फॉर पाथ डेल्टा DN। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, F1 डेल्टा D1 cos θ1 प्लस F2। सेकंड केस में F2 डेल्टा D2 cos θ2 और लास्ट केस में Fn डेल्टा DN cos θn। अगर मैं इसको सम अप करूं, सुमेशन की फॉर्म में लिखूं, देन हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा। यहाँ पे लिख देते हैं हम Fi cos θi मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा DI वेयर I इज़ फ्रॉम 1 to I इज़ 2.n।
तो ये हमारे पास वो टोटल वर्क आ जाएगा। हमने हर इंटरवल के लिए अलग-अलग वर्क कैलकुलेट किया, इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल, हर इंटरवल के लिए अलग-अलग वर्क कैलकुलेट किया, उस टोटल को सम अप किया है, तो वो टोटल वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। इसको मैं बोल देता हूँ, ये हमारे पास कोई इक्वेशन 1 है। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। अगर मैं यही चीज़ ग्राफिकली कैलकुलेट करूं, ग्राफिकली हम ग्राफ खींचते हैं, इस साइड पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं, ये हमारे पास d, इस साइड पे हम ले लेते हैं f cos theta। f cos theta is the component of force which is in the direction of displacement। अगर मैं यहाँ पे इसका देखूँ, f1 को रिजॉल्व करूँ तो इसका f cos theta इधर होगा, f1 cos theta 1, इसको रिजॉल्व करूँ तो इसका f2 cos theta 2 इधर होगा। हर इंटरवल के लिए हम देखें f cos theta हर इंटरवल के लिए is the component of force which is always in the direction of displacement। हम उसका ग्राफ देखते हैं, फोर्स वेरिएबल है इसलिए ग्राफ हमारे पास यूं आ रहा है। देखिए मुसलसल जो f cos थीटा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जो जो ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करता है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग, वो फोर्स का कंपोनेंट डिक्रीज़ हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम वही स्मॉल इंटरवल्स बनाते हैं, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, ऐसे हम पूरे पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा D1, डेल्टा D2, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास डेल्टा DI, और लास्ट हम लिख देते हैं डेल्टा DN। हम यूं करके उसको स्मॉल इंटरवल 1, 2, 3, 4, 5 और दरमियान में कोई एक ith पार्ट है, जनरली I1 भी हो सकता है, I मैक्सिमम भी हो सकता है, हम उस जनरली I को डिस्कस कर लेते हैं, और लास्ट जो इंटरवल है वो डेल्टा DN है, सच दैट फॉर ईच इंटरवल द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से फर्स्ट इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, मैं ये डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, फर्स्ट इंटरवल के लिए फोर्स इतनी है और इस पूरे इंटरवल के लिए कांस्टेंट। सेकंड इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, इसके लिए फोर्स स्टार्ट में इतनी है, ये देखें ये फोर्स है इतनी, लेकिन इस पूरे इंटरवल के लिए फोर्स क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। फिर ये ज़ीरो पे उसके नीचे आ गए। ith इंटरवल हमारे पास ये है, ith इंटरवल के स्टार्ट में जो फोर्स है वो कितनी फोर्स है हमारे पास, Fi cos थीटा I, ये फोर्स है जो उस ith इंटरवल के स्टार्ट में है, और इस पूरे इंटरवल के लिए फोर्स क्या रहेगी, वो पूरे इंटरवल के लिए ये फोर्स यूं कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ देखूं, ये हमारे पास ये ग्राफ एरिया अंडर F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर ith इंटरवल। ith इंटरवल के लिए क्या बनेगा, एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ की उसकी लेंथ Fi cos थीटा I और ये इसकी विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया, जो ग्राफ के नीचे एरिया आ रहा है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, Fi cos थीटा I लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ डेल्टा DI। इसी तरीके से मैंने इस एक इंटरवल के लिए एरिया मालूम किया है, और हमें पता है कि Fi cos थीटा I डेल्टा DI इज़ द वर्क डन फॉर द ith इंटरवल। ये हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन फॉर द ith इंटरवल। इसी तरीके से मैं इस इंटरवल का एरिया मालूम करूँ, इसका एरिया मालूम करूँ, इसका एरिया मालूम करूँ,
हर इंटरवल का एरिया अंडर द ग्राफ मालूम करें, हम वो टोटल एरियाज़ को ऐड करेंगे, वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा? ये है वर्क फॉर द ith इंटरवल, f cos थीटा i डेल्टा डी आई। अगर मैं टोटल उसके लिए देखता हूँ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, अगर हम देखें ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उसको मैं सम अप कर देता हूँ, वेयर i इज़ इक्वल टू फ्रॉम 1 टू i इज़ इक्वल टू n। अब ये हम ग्राफिकली उसका वर्क देख रहे हैं, और यही फार्मूला हमने लिखा था जब हमने उसके फार्मूलाज़ की मदद से हमने इस वर्क को कैलकुलेट किया। अब एक गलती हुई है यहाँ पे, देखिए हम इसमें लिखते हैं कि लफ्ज़ एरिया अंडर द ग्राफ, लेकिन जब हमने एरिया कैलकुलेट किया हमने ये ग्राफ के ऊपर वाला, ग्राफ तो यहाँ से गुजर रहा था, हमने ये ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा ये उसमें शामिल कर दिया। अगर हम एरिया अबव द ग्राफ देखें, ये हमसे ये गलती हुई है कि हमने ग्राफ से ऊपर वाला ये एरिया भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। जब हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम किया तो ये एरिया उसमें शामिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम जो इंटरवल हैं वो स्मॉल इंटरवल्स बनाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस इंटरवल को हाफ़ कर देता हूँ, फिर देखें कि ये इंटरवल हाफ होके ये इतना इंटरवल है। अब हमने इंटरवल छोटे छोटे बना दिए, डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे टुकड़े बनाए। फर्स्ट इंटरवल के लिए ये फोर्स है और ये फोर्स यहाँ पे यूँ कांस्टेंट है। सेकंड इंटरवल यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके लिए फ़ोर्स जितनी भी होगी वो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, और वो इस इंटरवल के लिए यूँ कांस्टेंट रहेगी, इस इंटरवल के। अब अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ मालूम करूँ तो इस इंटरवल के लिए एरिया क्या आ जाएगा, ये इस इंटरवल के लिए एरिया, इस इंटरवल के लिए एरिया क्या आ जाएगा, वो यहाँ से लेकर ये। अब जो ऊपर वाला ये वाला एरिया है ये उसके अंदर शामिल नहीं होगा। पहले जब हमने एरिया अंडर द ग्राफ मालूम किया उसमें हमारे पास ग्राफ के क्या थे, डिस्प्लेसमेंट के बड़े इंटरवल थे, तो ग्राफ के ऊपर वाला ज़्यादा एरिया उसमें शामिल हो रहा था। जब हमने इंटरवल छोटे किए हैं, अब भी देखें ग्राफ के ऊपर वाला एरिया उसमें शामिल हो रहा है, इधर भी ग्राफ के ऊपर वाला एरिया उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन अब थोड़ा एरिया उसमें इंक्लूडेड है। कुछ एरिया जो यहाँ पे पहले शामिल था अब उसके अंदर शामिल नहीं है। इसका मतलब है हम डिस्प्लेसमेंट के जितने छोटे से छोटे इंटरवल बनाते जाएंगे, जो एरिया अबव द ग्राफ है वो हमारे उस एरिया मालूम करने के मेथड के अंदर वो शामिल नहीं होगा, हमारा रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम अगर वर्क को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं लिमिट लगा देता हूँ इस पर कि लिमिट डेल्टा डी आई दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पे लिमिट लगा के बाकी सारी चीज़ें आप वही लगा दें। हम कहते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स इतने छोटे छोटे इंटरवल्स बनाते हैं सच दैट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच इंटरवल। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, वर्क डन भैया वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की हमने ये एग्जांपल दी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक वेरिएबल फोर्स है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला फार्मूला हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट होगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास एक प्लेन होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कोई कर्व्ड पाथ पे नहीं होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, हमारे पास स्ट्रेट अगर डिस्टेंस होगा तो फिर हम यूज़ करेंगे। अगर डिस्टेंस हमारे पास यूँ कर्व्ड जा रहा है तो तब भी हमारे लिए हम इस फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब इस टॉपिक को स्टडी करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।